हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए वन नीति मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी से जो क्वेश्चन आप लोगों का जो आता है बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बनता है और ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है आप लोगों का एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये वन नीति वाला चैप्टर आज पूरा ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो से लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें दिखाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि ऐसे ही मैं कोई ना कोई ऐसे ही चैप्टर लेके आ जाता हूँ और कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पिछले ईयर के जो पेपर है उनके अनुसार आप लोगों को चैप्टर करवा रहा हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं है तो मैं देखिए आप लोगों के लिए ये स्क्रीनशॉट एक लेकर आया हूँ। ये 2019 का जो पेपर अभी मैंने सॉल्व कराए हुए थे उसका ये स्क्रीनशॉट है। उसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को उसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और ज़रूर देखिए, ठीक है, अंत तक। इसीलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हुए और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और आपकी वन नीति चैप्टर जो है फॉरेस्ट पॉलिसी है उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है वन नीति मतलब फॉरेस्ट पॉलिसी से एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनता है दोस्तों, ठीक है। तो वन नीति का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनका विकास करना है। उनके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित होते हैं। तो वन नीति जो होती है उनका उद्देश्य क्या होता है? वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उनका विकास करना होता है, ठीक है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है पॉइंट में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। सेकेंड नंबर में दिया गया है नदी, झीलों और तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र में भूमि कटाव व वनों के क्षरण को नियंत्रण करना। मतलब जैसे जहाँ नदी हैं, झीलें और तालाब हैं वहाँ पर, मतलब जहाँ पर जलग्रहण क्षेत्र है, जहाँ से वनों को जल मिल सकता है, वहाँ के वनों का क्षरण नहीं होना चाहिए, ठीक, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये फॉरेस्ट पॉलिसी की क्या है? मुख्य लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। थर्ड पॉइंट में दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जैसे जो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधन होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, तो उनका संरक्षण करना हमारी पॉलिसी है। फोर्थ नंबर पर दिया गया है राजस्थान के रेगिस्तान बनाने को रोकना। जैसे राजस्थान है उसको रेगिस्तान जो बनता जा रहा है दिन पे दिन, उसे बनने से रोकना, क्योंकि वहाँ पर जब पेड़ पौधे हो जाएंगे तो वो रेगिस्तान नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या दिया गया है? फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है वृक्षारोपण से वनों के क्षेत्र में वृद्धि करना। वृक्षारोपण करके वनों के क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जैसे कि कितने वन होते हैं। अगला है सिक्स पॉइंट है वन उत्पादों में वृद्धि करना। अगर आप लोग 6 पॉइंट नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 5 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, उतने में आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे अब हम लोग देखते हैं वन नीति 1952 मतलब 1952 की जो वन नीति थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन नीतियाँ हैं, 2 दी गई हैं इसमें, और मैंने इंपॉर्टेंट का यहाँ पर मार्क भी कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 मतलब राष्ट्रीय वन नीति 1952, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं इसमें क्या क्या कार्य किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। मतलब ये भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। कब बनी हुई थी? जो स्वतंत्रता के बाद 1952 में बनाई गई थी, ठीक है। अब क्या दिया गया है? इस नीति के तहत वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया था। मतलब इस वन नीति के द्वारा भारत सरकार क्या करती थी? अधिकतम आय प्राप्त करती थी, ठीक है। जैसे कि उसने पेड़ पौधे लगवाए फिर उनकी बिक्री की, या किसी भी तरीके के पौधे लगवाए उनकी बिक्री करके, तो इस प्रकार से वन नीति करके मतलब इसका मुख्य लक्ष्य क्या हो गया था? अधिकतम आय प्राप्त करना हो गया था, ठीक है। अब इस वन नीति के कारण ही कृषि फसलों के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यह वन नीति हमारे देश की स्थायी आवश्यकताओं के आधार पर बनाई गई है, जो कि इस प्रकार है। मतलब यह वन नीति हमारे देश की स्थायी आवश्यकताएं अब पूरी कर रही है, जिसके आधार क्या क्या हैं वो देखते हैं हम लोग नीचे। इसके निम्नलिखित आधार दिए गए हैं। तो आधार पहला फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? संतुलन और पूरक भूमि उपयोग की एक प्रणाली विकसित करने की ज़रूरत है, ठीक है। संतुलन और पूरक भूमि मतलब अच्छी भूमि होनी चाहिए और उसकी प्रणाली विकसित करने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर में क्या है? नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि कटाव, समुद्र तट व रेतों का जमाव
एवं रेगिस्तान में रेत के टीलों के स्थानांतरण जैसी विनाश को रोकना। मतलब ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, भूमि कटाव, समुद्र तट का कटाव और रेत पर जमाव, और राजस्थान में जो रेत के टीले बन जाते हैं, इन सब क्रियाओं को रोकना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट दिए गए। आगे इसमें दिया गया जब तक संभव हो सके आवश्यकता अनुसार वृक्ष भूमि की स्थापना करना। जब तक संभव हो सके वृक्ष भूमि की स्थापना करना। आगे दिया गया है 4th नंबर में बढ़ती हुई मांग को प्रलब्धित मतलब मैनेज करना, बढ़ती हुई मांग को मैनेज करना, जैसे कि ग्रेजिंग वुड एंड फायरवुड का मतलब जलाऊ लकड़ी या किस प्रकार की लकड़ी है उसका व्यवस्था करना होता है। 5वें नंबर में दिया गया है टिम्बर एवं अन्य उपज फॉरेस्ट प्रोडक्ट की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी निरंतर आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, इसमें देखते हैं अगला पॉइंट है 6 नंबर में क्या दिया गया है, निरंतर अधिकतम वार्षिक स्वराज्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, अब इसके जो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। मेन फीचर्स मतलब जिसके जो मुख्य तत्व थे, मुख्य तत्व अगर आपसे पूछे जाते हैं मेन फीचर्स मतलब पॉलिसी के मुख्य तत्व जो होते हैं वो मेन होते हैं, आप लोगों के इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको भी देखते हैं। इनमें क्या दिया गया है, 2 दिए गए हैं। मतलब क्या दिया गया है, देश की भौतिक संरचना के लिए वनों के रखरखाव की आवश्यकता होती है। मतलब इसके मेन फीचर्स क्या थे, मतलब जैसे देश होती है उसकी भौतिक संरचना जो होती है बाहरी संरचना, मतलब जिससे कि देश की जो बनावट है वो अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, देश का वातावरण भी सही होना चाहिए। अगला 2nd नंबर में दिया गया है, इस नीति के द्वारा वनों को निम्नलिखित भागों में क्लासीफाई किया गया है। इस नीति के द्वारा वनों को निम्नलिखित भागों में क्लासीफाई किया गया है। मतलब किस भागों में क्लासीफाई किया गया है आगे देखते हैं। नीचे जो भाग दिए गए हैं वो क्लासीफाई के रूप में दिए गए हैं। इसमें ये मेन फीचर्स में आते हैं आपके, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब संरक्षित वन। ये वे वन होते हैं जो आवश्यकता अनुसार देश की फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन को संरक्षित करती है। मतलब संरक्षित वन जो होते हैं ये फिजिकल मतलब भौतिक और क्लाइमेटिक मतलब मौसमी दशाओं को संरक्षित करते हैं। ठीक है, बी नंबर में दिया गया है नॉर्मल फॉरेस्ट। मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मल तरीके से नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं। साधारण वन मतलब ये राष्ट्रीय वन ऐसे वन होते हैं जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देखभाल और प्रबंधन करते हैं, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्री पर अदर पर्पस। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होते हैं। आगे है नंबर सी पर है विलेज फॉरेस्ट। मतलब विलेज फॉरेस्ट जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये वे वन होते हैं जो स्थानीय लोगों के लिए फायरवुड, स्मॉल टिम्बर और अन्य उत्पाद को प्रदान करते हैं तथा पशुओं के लिए चराई का प्रबंध भी करते हैं। ठीक है, ये वे वन होते हैं जो स्थायी लोगों को फायरवुड, स्मॉल टिम्बर और अन्य वन उत्पाद प्रदान करने के लिए पशुओं के लिए चराई का प्रबंध भी करते हैं। नंबर डी में देखते हैं ट्री लैंड्स कैसी होती है। यह भारत जैसे देशों में नियमित वनों का हिस्सा नहीं होती है, फिर भी इनकी वृद्धि, प्रबंधन और विकास लोगों की आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे देश की भौतिक स्थिति के सुधार में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये थे इसके मेन फीचर्स। ठीक है, किसके थे, 1952 वाली जो थी मैंने अभी जो आप लोगों को बताया था, मतलब इसके मेन फीचर्स क्या थे 1952 वाली। ठीक है, ये वन नीति आपकी थी 1952 और इसके मेन फीचर्स भी हमने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड वन नीति थी जो वो कौन सी थी, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट का इसमें भी मार्क लगा हुआ है, मैंने लगाया हुआ है। तो राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 की थी, मतलब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988 वाली जी थी, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते चलिए ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जिससे उनकी भी मदद हो सके, उन लोगों को भी पता चल सके कौन कौन से क्वेश्चन इससे बने हुए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। दोस्तों, देश से भारत के जंगलों में गंभीर रूप से कमी आई है। 15 वर्षों से भारत के जंगलों में गंभीर रूप से कमी आई है। यह ईंधन की लकड़ी, चारा की और लकड़ी देश की सुरक्षा और उपायों को अपर्याप्तता से लगातार बढ़ते दबाव के कारण था। मतलब इसमें अपर्याप्तता बनी हुई थी जिससे कि वन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, वनों का गैर वन में उपयोग करने के लिए मुआवजे वाले वफादारी एवं आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए मोड़ एवं जंगलों को राजस्व आय संसाधनों के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। स्थिति की समीक्षा करने और भविष्य के लिए विकसित करने की आवश्यकता वन संरक्षण की एक नई रणनीति अनिवार्य बन गई है। संरक्षक में परिरक्षण, रखरखाव, स्थायी उपयोग, बहाली और प्राकृतिक वातावरण की वृद्धि शामिल है।
इस प्रकार राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा और उसमें संशोधन करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी थी जो 1988 की थी। अब देखते हैं इसके जो कुछ नीचे कार्यक्रम दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मुख्य लक्ष्य क्या थे इसके। राष्ट्रीय वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। ठीक है, संशोधित वन नीति का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास। इस नीति के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। इस जो ऊपर दी गई तो उसके तो मेन फीचर्स बता दिए गए थे। ठीक है, इसके जो हैं मेन तत्व वो नीचे दिए गए, मतलब यहाँ पर दिए गए। आप लोगों के लिए 5 पॉइंट बस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद आप लोग अगर लिखना चाहें और भी आ रहे हो तो और भी लिख सकते हैं, नहीं तो 5 पॉइंट आप लोगों को जरूर लिखने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरणीय स्थायित्व को कायम रखना होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है कि प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना होता है। नंबर थर्ड पर आता है नदियों, झीलों और अन्य जलाशय मार्ग के क्षेत्र में भूमि कटाव पर नियंत्रण करना भी इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 पर दिया गया है व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि करना, मतलब वन और वृक्ष किस प्रकार बढ़ सकेंगे, इनके लिए सामाजिक कार्यक्रम भी करने चाहिए। आगे देखते हैं। पाँचवें नंबर में क्या दिया गया है। पाँचवें नंबर में दिया गया है ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी मोटी वन उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम उठाना, मतलब जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं वन उपज के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और उनके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। ठीक है, 6 नंबर में देखते हैं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना भी एक इसका मुख्य लक्ष्य है। 7 नंबर में देखते हैं वन उत्पादों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देना और लकड़ी का अनुकूल विकल्प ढूंढना होता है। नंबर 8 में क्या होता है, वन संरक्षण हेतु जन सहभागिता में वृद्धि करने के लिए उचित कदम उठाना भी एक चीज होती है। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है आप लोगों के लिए 9 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया है पर्यावरण को दबाव को संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कम करना, मतलब जो 1976 में संशोधन कराया गया तो उसके द्वारा कम करना। ठीक है, दबाव नहीं होना चाहिए। नंबर 10 नंबर में इस युग में वन आधारित उद्योगों का विकास करना, मतलब वन उद्योग जैसे आधारित उनको, जैसे फर्नीचर उद्योग हुआ, इन सब के लिए को विकास करना चाहिए। 11 नंबर में दिया गया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता है। ये तो इसके लक्ष्य थे। आप लोगों को 5 पॉइंट लिखते हैं। 5 के अलावा अगर आप लोगों को याद रहे तो और भी लिख सकते हैं। 5 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चलते देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय जो वन नीतियाँ थी उनके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य देखिए, इसके फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी बहाली, मतलब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को संरक्षण प्रदान करना होता है। नंबर 2 में दिया गया भूमि कटाव को रोकने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के कटाव रूप में बाढ़ को रोकना होता है। ठीक है, नंबर 3 में डिजर्ट एवं कॉर्टल एरिया में सैंड ड्यून के प्रसार विस्तार को रोकना भी एक होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है। नंबर 4 में डिन्यूड एंड डिग्रेडेड भूमि पर वृक्षों एवं वनों के आच्छादन को बढ़ाना भी होता है। नंबर 5 जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, मतलब जनजातीय जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 6 में प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना भी होता है। आगे दिया गया 7 नंबर में वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न जरूरतों को पूरा करना भी होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद भी आप लोगों को नीचे दिए गए हैं 2 उद्देश्य और हैं। 8 नंबर में दिया गया है कि लकड़ी के प्रयोग को प्रतिस्थापन करने के लिए लकड़ी के उपयोग को कम करना होता है। ठीक है, आगे दिया गया है 9 नंबर में मौजूदा वनों पर दबाव को कम करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन तैयार करना होता है, मतलब वनों पर दबाव न बने किसी प्रकार का, तो इसके लिए एक जन आंदोलन तैयार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखिए, चलते इसके बात कर लेते हैं। इसमें मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात हुई है, मतलब राष्ट्रीय वन नीति रणनीति प्रबंधन, कौन कौन सी इसमें रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और क्या क्या रणनीतियाँ रहती हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए पॉलिसी के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें भी दिया गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 1/3 भाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। पहाड़ एवं पर्वत वाले क्षेत्रों में
के 2/3 भाग पर ही वन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दिया गया है देश के कम से कम क्षेत्र में 1/3 भाग पर वन होने चाहिए, उसमें भी पहाड़ी एवं पर्वत वाले क्षेत्रों में 2/3 भाग पर वन होने ही चाहिए। ठीक है, ये इसकी रणनीतियाँ होती हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। दूसरी यहाँ पर दूसरी रणनीति दी गई है कि वनीकरण मतलब एफॉरेस्टेशन, वनीकरण, सामाजिक वन की मतलब सोशल फॉरेस्ट्री और प्रक्षेत्र वन की मतलब फार्म फॉरेस्ट्री कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो कार्यक्रम बनाए गए हैं इनको चलाते रहना चाहिए, जिससे लोगों का वनों के प्रति मतलब आकर्षण होता रहे। ठीक है, नंबर 3, स्थानीय लोगों को अधिकारों एवं सुविधाओं में वृद्धि करना, मतलब जो स्थानीय लोग हैं वन के आसपास जो रहते हैं उनकी मतलब अधिकार और सुविधा में कमी नहीं होनी चाहिए, वृद्धि होती रहनी चाहिए। नंबर चार वन्यजीव संरक्षण को अधिक महत्व देना। नंबर 5, गैर वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि डाइवर्जन को डिस्करेज करना, मतलब गैर वानिकी कार्यक्रमों के लिए वन भूमि का उपयोग ना होने पाए। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे 6 नंबर में यहाँ पर दिया गया है पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस को डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना और वार्षिक फसलों की खेती जैसे हॉर्टिकल्चर एंड ट्री फार्मिंग को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना होता है। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस होती है इसको नहीं करना चाहिए, और जो आप लोगों की अदर प्रैक्टिस है हॉर्टिकल्चर एंड ट्री फार्मिंग प्रैक्टिस इनको बढ़ावा देना चाहिए। अगला है 7 नंबर में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है फायर एंड ग्रेजिंग मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 8 नंबर में दिया गया वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सलाह देना भी इसका मुख्य कारण होता है। 9 नंबर में दिया गया पॉइंट में इसमें फॉरेस्ट एक्सटेंशन रिसर्च एंड पर्सनल मैनेजमेंट पर अधिक जोर देना इसका भी पॉलिसी होती है। ठीक है, इसके जो मुख्य कारण थे यही सब थे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा पाया था कि क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, मतलब बड़े क्वेश्चन बनते हैं इससे, मतलब बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए और लगातार बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब लोगों के पास दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।